क्वेश्चन है कि आपका ओपिनियन से मतलब शहर का जो भी है रहने वाला वो गांव में बसना चाहिए, गांव का ये है तो शहर वाले को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर कोई खेती भी ज़मीन भी ले ले तो उसका भी तो आपने बोला है 3 जनरेशन का नहीं है तो वो अपना हक का नहीं माना जाएगा। तो उसके उस हेवस में तो पीपीपी मॉडल में वो भी छीन सकता है और शहर वाला गांव में खेती करने का भी उतना ये नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो शहर वालों के लिए क्या ज़रूरी है कानून? देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ जिसके बारे में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। पहले तो आपको नगर यानी शहर, हमारे यहाँ शहर नहीं नगर होते थे, नगर और गांव का एक्चुअल मॉडल हमें पता होना चाहिए। गांव हमारे देश में असल में हमको पढ़ाया गया और बचपन से हमको किताबों में सिखाया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये गलत है, 100% गलत है। भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत उत्पादन प्रधान देश है। भारत जो है प्रोडक्शन का हब होता था और ये आज नहीं होता था। आज हम कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप 10 में पहुंच गई है, फिर हम टॉप 5 में पहुंचने वाले हैं, फिर हम टॉप ऐसे करके पहुंचने वाले हैं। आज भारत किसी भी पोजीशन पर पहुंच गया हो, आप देखोगे कि भारत की जितनी संपत्ति है वो ऐसे है जैसे 4-5 पिलर्स के पास जाके कॉन्सेंट्रेट हो गई है, वहीं जाके कंसोलिडेट हो गई। मतलब एक पिलर भी अगर गिरता है, यानी अगर आज अडानी बर्बाद होने लग जाए शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट क्योंकि वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में है वहाँ से चलती है और वो लंदन वाले कंट्रोल करते हैं और वह एक्चुअली इजराइल से ही कंट्रोल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यानी अगर इजराइल इशारा कर दे और वर्ल्ड वॉर आ जाए और अडानी के शेयर गिर जाएं, अंबानी के शेयर गिर जाएं, तो जितना पैसा आम पब्लिक का वहाँ लगा हुआ है वो सारा का सारा चौपट हो जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले क्या हुआ आपने देखा होगा, आज 25 तारीख है, 25 मार्च 2024, एक हफ्ता पहले मार्केट में क्रैश हुआ था, ठीक है। अब आपने कभी भी अखबार को ध्यान से नहीं पढ़ा, अखबार आपको कैसे मैनिपुलेट करता है। अखबार में हेडलाइन आई कि मार्केट क्रैश हुई, उसमें निवेशकों का यानी इन्वेस्टर्स का 14 लाख करोड़ रुपया डूबा और 1 लाख करोड़ रुपया अडानी के डूबे। उसमें 1 लाख करोड़ रुपया अडानी का डूबा, लेकिन 13 लाख करोड़ किसके थे ये किसी को ने बताया नहीं। तो जो आम पब्लिक है उसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने 20,000, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 70,000, ऐसा करके किया हुआ है। तो वो जिसने 2,000 रुपया इन्वेस्ट किया या 2 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है या जो हर रोज़ इन्वेस्ट कर रहा है, उस आदमी को ये संतुष्टि हो गई, ये उसको ये सेटिस्फेक्शन हो गया कि अडानी का क्योंकि 13 लाख मतलब 1 लाख करोड़ डूबा है तो कोई बात नहीं है, तो बाकी पब्लिक का 13 लाख करोड़ डूबा है, यानी वो हमारा पैसा है जो 13 लाख करोड़ डूबा है। और वो कोई भी टीवी, न्यूज़ चैनल, मीडिया हाउस, अखबार आपको नहीं बताएगा कि वो आम पब्लिक का पैसा है। और वो कौन है ज़्यादातर, या तो वो शहर में रहने वाला आदमी है जिसके पास हराम का पैसा आता है। हराम का पैसा कौन सा है? जो सबसे वाहियात पैसा है, जो कमाई है, वो एक तो ब्याज की कमाई होती है, अगर कोई पैसे से ब्याज कमाता है, और एक किराए की कमाई होती है। किराया जो है वो हराम है, यानी कि किराए जिस मतलब ये समझ लेना, अगर आपको अपने बेटा बेटी की शादी करनी है और अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी के कहता है कि इतनी प्रॉपर्टी है और इतनी प्रॉपर्टी से इतना किराया आता है, ये समझ लो उसका घर आने वाले वक्त में बर्बाद होने वाला है। क्योंकि अगर आप कर्म से पैसा नहीं कमा रहे हो, कर्म को ही प्रधान माना गया है अपने देश के अंदर ना, बड़ा एक नियम है बड़ा स्पष्ट। यदि हम कर पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपके बाप ने किया था, वो प्रॉपर्टी बना दी और उससे आपका किराया मिल रहा है, वो हराम का पैसा है असल में। और वो हराम का पैसा किसी के भी घर में आएगा, वो सुख शांति लेकर नहीं आ सकता। सुख शांति केवल वही पैसा लेकर के आएगा जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं वेंचर शुरू करता हूँ, कोई बिजनेस बाहर, हम लोग कोई छोटा मोटा कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, एजुकेशन सेक्टर में, तो जितना भी पैसा हम लोग अर्न करते हैं वहाँ से, मेरा एक नियम है, मैं उस पैसे को कभी घर नहीं लेकर जाता हूँ, क्योंकि वो जिन्होंने कमाया है टीम ने, वो उनका हक बनता है। तो तुम कमाओ, उनको हम बोल देते हैं कि तुम इसमें से, मेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुमसे मांग लूँगा। बट मतलब ऑब्वियसली साइंस, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी आप लोग ये सब सीख रहे हो, तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है,
कि जैसे एक बच्चा वो आया है, एक बच्चा ये आया है, एक बच्चा कल उनका आया था, तो इनको क्या इच्छा हुआ कि फटाफट जो है सर जो है आए हुए लोग हैं तो सर से हम लोग अपने बच्चों का काउंसलिंग कर लें और हम उनका पता चल जाए और हमको हमारा फ़ायदा हो जाएगा, है ना। और फिर हमने क्या सोचा कि भाई आए हुए इनको तो हम लोग इंक्लूड कर ही लेते हैं। मैंने इनको बोला कि देखो अगर आपको अपना काउंसलिंग कराना है तो चंडीगढ़ आइए, वहीं आइए, अदरवाइज़ आप सबके लिए सीखिए। सबके लिए जब आप सीखोगे तो आपको ये तो यानी कि जिसको भी पता चलेगा कि भाई हमारे पास ये टेक्निक है, सबको एकदम से मन में ये आएगा कि अच्छा नहीं मुझे पता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे हाँ हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वो कोई बात डोंट माइंड, लेकिन मेरा वो बात उस फ्लो में था, उसको नहीं लेना। पॉइंट ये था कि मैं ये कह रहा था कि आप सबके लिए सीखिए, उसमें आपका बच्चा होगा ऑब्वियसली यार। जब आप सबके भले के लिए बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें आपका नुकसान कैसे हो सकता है? लॉन्ग रन में आपका फ़ायदा ही होना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि किसी स्कूल से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि स्कूल में बात किया, स्कूल के मालिक को पसंद आ गया कि यार आप लोगों का तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अगर हमारे बच्चों को पता चल जाए उनका टैलेंट तो हम उनको स्कूल में ही तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एक ऐसा स्कूल बना सकते हैं। माँ बाप से बात किया, माँ बाप ने यस कर दिया। अब अगर हम आपको कोई सर्विस दे रहे हैं तो आपको भी बदले में हमें कुछ देना चाहिए, तो फिर वो कुछ पैसा कुछ धन जो है वो हमको देना शुरू कर दें। तो हम अगर नॉमिनल सा भी चार्जेस लेना शुरू करते हैं तो जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मान लो हम एक पेरेंट से 15,000 रुपये भी चार्ज करते हैं, तो 4,000 से कम बच्चा किसी स्कूल में नहीं है, तो 6-6 करोड़ रुपया एक स्कूल से आ जाता है पैसा, ठीक है। अब वो जो पैसा आता है वो हमारा ये ध्येय रहता है कि वो पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वो हालांकि साइंस मेरी है, ट्रेनिंग मेरी है, टेक्नोलॉजी मेरी है, सब कुछ मेरा है, लेकिन आई डोंट थिंक ये मेरा है, मतलब हमारी कोई ऐसी गुंजाइश, ऐसी औकात नहीं है कि हम उधर लेके जाएं। तो हम अपने घर में मैं नहीं लेकर जाता हूँ, मैंने नियम बनाया हुआ है कि इसका जितना भी लाभ होगा ये समाज को ही होगा, हमें होगा ही नहीं, इसका हमें लेना ही नहीं। तो अगर हम इस सोच के साथ चलता हूँ तो मेरी टीम को भी फिर अपने पास रखने का शौक नहीं रहता, उसको भी मालूम पड़ता है कि मेरे पास 20 परिवार हो गए, अब अगर मेरे साथ कोई इमरजेंसी आएगी तो 20 परिवार मेरे साथ है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ इतना। जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे इतने परिवार मेरे साथ कनेक्टेड है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। जैसे मैं पिछली बार की बात है, मैं नगर वाले पे आ रहा हूँ इस पर, नगर क्योंकि वहीं आएगा नगर को घोल मिला के। तो वो जो पिछली बार जब हम एक मीटिंग के अंदर आपने कल एक सवाल पूछा था कि इस टेक्नोलॉजी का कुछ तो फ़ायदा होता होगा, तो कल एक क्वेश्चन एक जवाब और था कि सर आप तो कह रहे हो कि इसका नुकसान है। मैंने कहा फ़ायदा बताओ ना तुम एक। बोला मेरी माँ घर में अकेली है और वो बीमार रहती है, तो मैं अपनी माँ के साथ अभी टच में रह सकता हूँ इस फ़ोन की बदौलत। अगर ये फ़ोन मेरी माँ के पास ना हो और मेरे पास ना हो तो हम फ़ोन पे टच में नहीं रह सकते और मुझे पता भी नहीं चलेगा मेरी माँ को कुछ हो जाए तो मैंने उससे पूछा तुम स्पाइडरमैन हो या तुम सुपरमैन हो या तुम आयरन मैन हो कि बटन दबाओगे और तुम फट से तुम्हारी माँ के पास पहुँच जाओगे। भाई तुम्हारी माँ को तकलीफ हो गई, अभी पेट में दर्द हो गया, क्या करोगे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी माँ वहाँ बैठी है, ये टेक्नोलॉजी क्या कर लेगी? फ़ोन उठा के ले जाएगा तेरी माँ को हॉस्पिटल में। फ़ोन से सिर्फ तुम्हें पता चलेगा तो तुम क्या करोगे? तुम किसी को कॉल करोगे, पड़ोसी को कॉल करोगे या किसी को, पड़ोसी से तुम्हारे बजा हुआ जूता, पड़ोसी बोले बाढ़ में जाए तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम दोस्त को फ़ोन करोगे, जब दोस्त बोले मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, चल मैं अरेंज करता हूँ, फिर वो किसी दोस्त के पास फ़ोन करेगा, उसकी गाड़ी दूसरे की पंचर हो गई है, फिर तीसरे को दोस्त को फ़ोन करेगा। ये चल रहा है। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? कंफ्यूज कर रही है ना। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? परेशान कर रही है, टेक्नोलॉजी तकलीफ दे रही है। बट अगर ऐसा हो कि भाई ये जो मेरा घर है इससे इधर 5 घर हैं, वहाँ भी हम प्यार से रहते हैं, इधर 5 घर हैं, वहाँ भी हम प्यार से रहते हैं और हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं है भाई बेटे की। उनके वहाँ और बेटे भी हैं उस माँ के। अभी तो आपको लग रहा है आप ही बेटे हो ना उसके, पर वो अगर वो 10 घर तुमने कमाए होते तो वहाँ 3 बेटे ऑलरेडी होते तुम्हारे। तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, तुम फिरो जहाँ तुम्हें फिरना है। वहाँ तुम्हें तकलीफ हो गई, वो अपने आप पड़ोसी को आवाज़ लगाएगी, पड़ोसी आके अपने आप कर ले। तो असली काम तो पड़ोस आएगा ना। धन, असली धन पड़ोस है। असली धन क्या है? धन असली आप पैसा कमाते हो, पैसे से आप क्या करते हो? क्या खरीदते हो? खाने का खरीदते हो, जमीन से आता है। कपड़ा खरीदते हो, जमीन से आता है। कपड़ा जमीन से आता है ना, कहीं से भी आता है, जमीन से आता है ना, फैक्ट्री से नहीं आता है कपड़ा, जमीन से आता है।
ज़मीन में कपास उगेगी, वो कपास से हम सूत काटेंगे, उससे कॉटन बनेगा, उस कॉटन से फिर उस कॉटन पे डाई करना होता है, उस पर रंग करना होता है। वो डाई भी पौधों से मिलती है, वो भी प्लांट से मिलती है, यानी वो भी ज़मीन से आती है। ठीक है, रंग ज़मीन से आता है। चमड़ा किससे आता है? एनिमल से आता है। एनिमल खाना कहाँ से खाते हैं? ज़मीन से खाते हैं। यानी कि चमड़ा भी पहनते हो तो ज़मीन से आता है, कांच भी ज़मीन में से निकलता है, घर पे नहीं बना सकते हम। लोहा भी ज़मीन से निकलता है, एल्यूमिनियम भी ज़मीन से निकलता है, सोना भी ज़मीन से निकलता है, कोयला भी, यानी ये बिजली भी ज़मीन से निकलती है। और कोई नाम बताओ जो आप यूज़ करते हो जो ज़मीन से नहीं निकलता है। कुछ भी ज़मीन से नहीं निकलता हो, बता दो आप हमें को। सबसे बड़ा धन ज़मीन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके पास ज़मीन है उसके आगे तो लिखा जाता है किताबों के अंदर, पहली लाइन में आपको कहानियां पढ़ाई जाती हैं। क्या पढ़ाया जाता है पता है? एक निर्धन किसान था। किसान को निर्धन बोलते हैं। उसके पास सारा धन है, उसके पास जमीन है, उसके पास पशु है, उसके पास पशुधन है, मेहनत का धन है, सेहत का धन है, सूरज है, चांद है, हवा है। रात को सोता है तो ऊपर सारे तारे दिखाई देते हैं। ये दिल्ली में रहती है, दिखता है कोई तारा? कभी नजर नहीं आता, आसमान ही दिखता नहीं है किधर को। आप यहाँ रहते हो, महानगर में रहते हो, दिखता है कभी तारा? कभी देखा है? पता है क्या होता है? लाइट नहीं रहता है, पॉल्यूशन रहता है, धुआं इतना, शहर के ऊपर धुएं ने इतना आवरण ढोल रखा है कि आप गैस चैम्बर में बैठे हो। आप, शहर नहीं है ये, गैस चैम्बर्स हैं बेसिकली। अपने बच्चों को जहरीली हवा खिला रहे हो, असल में अपने हाथों से अपने बच्चों की किलिंग कर रहे हो। एंड आप नहीं, आप गाँव में जाओगे, खुला आसमान, देखो पहाड़ पे जाते हो, अच्छा फील होता है। क्यों होता है? फ्रेश एयर। यहाँ के पेड़ काट के यहाँ उसको कहते हो विकास, और फिर फ्रेश एयर लेने पहाड़ जाते हो। क्या कमाल करते हो यार, हैं? मतलब शहर में पहले अपने जंगल काटेंगे। अभी कह रहे हैं सरकार क्या कहती है, पानी बचाओ, लेकिन आपकी टूटी 24 घंटे खाली चलाएगी। ठीक है, सरकार आपको कहती है कि बिजली बचाओ, बिजली बचाओ, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाएगी। ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेगी जो बिना बिजली के चल सकती है। कपड़ा बिना बिजली के बन सकता है, बनता है, अभी हमारे सर्कल्स में बन रहा है ऑलरेडी। हम सिखाएंगे आने वाले टाइम में, जब हम गाँव के इस डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो हम इस पूरे मॉडल पे आएंगे। लेकिन बात यह है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत हो। अभी कहते हैं कि आप मतलब जो है पर्यावरण को बचाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ। क्या आपको मालूम है कि एक सड़क बनाने के लिए कितना पहाड़ तोड़ना पड़ता है? वो बजरी, रेत, कोलतार लाने के लिए, वहाँ से फिर वो ट्रक जो आएगा चल के, उसके जो टायर इस्तेमाल होंगे, जो डीजल यूज़ होगा, जो उसके अंदर लोहा यूज़ होता है जो ट्रक बनाने के लिए, वो लोहा खोलने के लिए कितने जंगल काटने पड़ते हैं। वो जो लिथियम की बैटरी बनाने के लिए, वो लिथियम के कश्मीर के कितने जंगल काटने हैं, अभी अंदाज़ा है आपको? जो अभी वहाँ एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और मिला है और सोने का और मिला है हसदेव के अंदर, वहाँ 2 लाख एकड़ ज़मीन में से जंगल काटे जा रहे हैं, और आप एक पेड़ लगा के पर्यावरण बचाओगे? इंडस्ट्रीज के लिए जंगल काटने पड़ते हैं, और गाँव के लिए जंगल काटना नहीं पड़ता, गाँव जंगल बनाता है अपना। यानी कि अगर कोई चीज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो वो गाँव है, और जो शहर है वो गैस चैम्बर के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब असली मॉडल पे आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां से क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि शहर के लोग सरवाइव कैसे करें। पहले यह है कि शहर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, शहर की ज़रूरत कहाँ है। जब सब कुछ हमारे गांव में पैदा हो रहा है या हम कर सकते हैं, या इस गांव में सारा नहीं हो सकता है तो आधा इस गांव में होता है तो आधा इस गांव में होता है, तो सामान के बदले सामान लेना मतलब धन के बदले धन लेना, यहाँ तक तो बिल्कुल सही चलेगा। और मैं ये भी प्रूव करूँगा कि जिसको आप धन मानते हो, पैसा जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो फ्रॉड है, वो नकली है। मैं इसको लास्ट में प्रूव करूँगा एंड ऑफ द डे। बाकी जो लोग रुपए वाला मेरा खेल समझते हैं उनको पता है, जो रुपया छापने का खेल अगर आपको रिजर्व बैंक का पता हो तो मालूम पड़ जाएगा। CBDC किस किस को मालूम है? यूज़ करके देखा है? किसी ने यूज़ किया है उनमें से? अगर यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा डिजिटल करेंसी में 2 रुपये से स्टार्ट है, 1 रुपया नहीं है उसके अंदर। मालूम है क्यों है? क्योंकि भारत की करेंसी रुपया है और वो रुपया है, वो भारत की करेंसी नहीं है। CBDC सेंट्रल बैंक की करेंसी है, और सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड को बोलते हैं। आपके नोट के ऊपर लिखा है गारंटीड बाय सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक का जो नोट होता है।
1 रुपए के नोट पे लिखा होता है इतना बड़ा बड़ा भारत सरकार, और 1 रुपए के अलावा जितने भी नोट लिखे होते हैं दे आर नॉट करेंसी नोट। करेंसी नोट केवल एक है 1 रुपए का, और बाकी के जितने नोट हैं दे आर ऑल बैंक नोट्स, और वो जारी किए हैं रिजर्व बैंक ने, और रिजर्व बैंक सरकारी बैंक नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है 2020 का 19 का, उसमें स्पष्ट लिखा है बैंक एम्प्लॉयज एंड आरबीआई एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। हैं? हाँ पढ़ना, आप उसमें लिख लेना, सर्च कर लेना, एनडीटीवी की बड़ी खबर और दूसरी सारे जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं उन सबकी खबर आई थी कि यह तरह की ये तो सरकारी नहीं है, हम तो इनको सरकारी मान रहे थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम इनको सरकारी मान के बैठे हुए हैं, किसी को नहीं पता। अब वो रिजर्व बैंक के हैं, रिजर्व बैंक बना रहे हैं नोट, उसमें नीचे लिख रहा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो लोग सोचते हैं क्योंकि अखबार में लिखा आता है केंद्र सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को बोलते होंगे। भारत सरकार के ऑफिशियल सिर्फ 3 नाम है। आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई ऑफिशियल ऑर्डर आता है, और तीसरा एक ऑर्डर आता है जो कोर्ट में जो लिखा जाता है वो होता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फलाना डिमकाना, ये चलता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया के अंदर। तो गारंटी किसकी है? जो 1934 में रिजर्व बैंक बना, उस टाइम अंग्रेज़ों का यहाँ राज चलता था, वहीं के बैंक ऑफ वहाँ पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से कानून बनते थे, और पार्लियामेंट की इंग्लैंड की पार्लियामेंट से जितने कानून बनते थे उन कानूनों में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा जाता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही है अभी भी, और अभी ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उन्हीं की करेंसी है, और ये हर दुनिया के हर देश में चालू हो रही है। अब इसके लिए पहले बताएंगे अरे इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। इंडिया की करेंसी की वैल्यू ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। जिस चीज़ की वैल्यू घटती है या बढ़ती है वो वस्तु होती है, वो करेंसी नहीं होती है। करेंसी वो होती है जिसकी वैल्यू कभी घटती नहीं है। करेंसी का स्टैंडर्ड हमेशा फिक्स रहता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट है 15 रुपए की एक मोहर। दिस इज द स्टैंडर्ड। यानी 1 रुपए में 15 रुपए की एक मोहर का मतलब है एक मोहर में होता है 11.664 ग्राम सोना। तो 11.664 ग्राम सोना को 15 से डिवाइड करोगे 1 तोला को, तो 1 रुपए की वैल्यू आएगी 777 मिलीग्राम सोना। यानी कि भारत की करेंसी का 1 रुपया उसकी वैल्यू है 777 मिलीग्राम सोना। उतना ही सोना रिजर्व बैंक की करेंसी के जो नोट हैं इनके 5000 रुपए में आते हैं। यानी भारत की करेंसी के 1 रुपया आरबीआई की करेंसी के 5000 के बराबर है। अभी भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है हमारे पास, आरबीआई के दिए हुए सर्टिफाइड कॉपीज हैं। तो जो आपको जो दिया जा रहा है वो रिजर्व बैंक का पैसा दिया जा रहा है, और क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, आप जो मेहनत कर रहे हो वो आप ये सोचकर कमा रहे हो कि मैं भारत का रुपया कमा रहा हूं, लेकिन आप रिजर्व बैंक का रुपया कमा रहे हो। और रिजर्व बैंक रॉथस्चिल्ड फैमिली का है, जिस फैमिली के अंडर में वर्ल्ड बैंक आता है, सारे दुनिया के जितने से रिजर्व बैंक आते हैं सारे उसी के अंडर आते हैं। सो कितना बड़ा गेम प्लान है, यू वोंट अंडरस्टैंड। लेकिन जो पॉइंट था वो ये था कि भारत एक उत्पादन प्रधान देश है, प्रोडक्शन इसका मेन फोकस रहता था। तो जब सब कुछ प्रोड्यूस हम लोग करते थे तो जो बाकी बच गया, गाँव को जितनी ज़रूरत है उसके बाद क्या, क्योंकि गांव की जो प्रोडक्शन है उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे, अभी तो क्या हुआ, अभी तो गांव के अंदर हमने सिर्फ ऐसे मोनोक्रॉपिंग शुरू कर दी, एक ही क्रॉप हम बोना शुरू कर दिया कि ये गांव में सिर्फ इसकी होगी। जैसे आपके बंगाल के गांव में जाएंगे तो इधर शायद फिशिंग धान का होता है और फिशिंग का होता है, 2 ही रहता है। तो बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। आपकी आर्ट कल्चर आपका बहुत रिच है, जूट होता था खूब आपके यहाँ पे, फिर ये ताड़ से आप दूध भी निकालते होते थे, है ना, हैं, हाँ, कपड़ा आप लोग यूज़ करते थे। तो वो सारा इंडस्ट्री इन्होंने धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनीज को ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसे कानून बना दिए कि आपका वो काम करना मुश्किल हो जाए। जैसे हमारे यहाँ हम अपना मीठा बनाते थे, अपना गन्ना खेत में बोया, उसी से शक्कर निकाली, उसी से गुड़ निकाला, उसी से जूस निकाला, उसी से लाड़ा निकाला अपने डंगरों के लिए, तो सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो अब उसको जब तक वो खा रहा है आदमी तब तक वो बीमार नहीं पड़ेगा, उसको शुगर कभी नहीं होगी। तो शुगर देने के लिए उसको सल्फर वाली चीनी देनी है। अब जैसे उसी से खांड भी हमारी बन जाती थी जो चीनी का अल्टरनेट है।
तो अब उसको चीनी देनी है, तो उन्होंने क्या किया कि एक कानून बना दिया कि तुम्हारा जो ये कलेसर है, तुम्हारा जो कोहलू है, इससे प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण के जो नॉर्म्स हैं तुमको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट से। एनजीटी का ऑर्डर है कि तुमको जो है ये सब जो है बंद करना पड़ेगा। तो वो बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो पोल्यूशन फैलता है, तो वो पोल्यूशन उससे फैलता है और फिर उसके बाद फैक्ट्री खुल जाएगी फिर। और फैक्ट्रियों के लिए रिलैक्सेशन है प्रदूषण में, मतलब आपकी छोटी इंडस्ट्री के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर कुम्हार की भट्टी जल रही है उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक की फैक्ट्री चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर डंपिंग यार्ड का प्लास्टिक जला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपके गांव में ही प्रोडक्शन हो रही है तो आपके गांव में पॉलीथीन नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि आपका कुछ भी शहर से नहीं आ रहा है। शहर से नहीं आ रहा है तो कैरी बैग ज़ीरो, क्योंकि आपका सब कुछ वहीं बन रहा है। और चूंकि आप वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाना जानते हो, तो जो दूसरे प्लास्टिक के कट्टे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उससे आप झोले बना लेते हो, तो और उन्हीं झोलों को झोलों के रूप में यूज़ करते हो। या फिर कपड़ा जब आपका अपना है, आपने अपना कॉटन है आपके पास है, जूट के थैले हम लोग रूटीन में अपने बस्ते स्कूल में यूज़ ले जाने के लिए और फिर वो सब यूज़ करते होते थे। तो जो प्लास्टिक है गाँव के अंदर वेस्टेज जो है वो ज़ीरो है। जो वेस्टेज बची वो कौन सी बची? फल सब्जियों की बची, वो डंगरों के आगे डल जाएगी, तो जो हमारा पशुधन है वो उसको खा जाएगा, या फिर जो खाद है उसमें चली जाएगी। गोबर है वो सारा खाद में चला जाएगा, मूत्र है सारा खाद में चला जाएगा। तो गोबर, मूत्र और सब्जी फल का जो कचरा है, जो भी बायोडिग्रेडेबल है, वो सारा चला गया खेत में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल कुछ है ही नहीं है। मैंने वो टाइम अपने गांव में देखा है कि कुछ भी नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो पोल्यूशन ज़ीरो है गांव के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन धूल मिट्टी के रूप में मिलेगा, और धूल मिट्टी पोल्यूशन नहीं होता है। धूल मिट्टी पोल्यूशन नहीं होता है। धूल मिट्टी से किसी को एलर्जी नहीं होती है। अगर किसी को मिट्टी से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को इन चीज़ों से एलर्जी है, तो ये केवल उन बच्चों को मिलेगी जिनको पैदा होते ही बिल गेट्स वाले ये सुइयाँ लगती हैं, इंजेक्शन्स लगते हैं। जो अनवैक्सीनेटेड बच्चा है उसको, जिसकी माँ ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई या उस नहीं लगवाई, उसको कभी कोई एलर्जी मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, क्लैरिटी। ऑटिज्म भी केवल उनको मिलता है, वो मैंने कल आपको बताया ही है। डिसलेक्सिया भी केवल उनको मिलता है। 100% का गारंटी है, गारंटी भी नहीं, गारंटा है। ठीक है, तो अभी आपके पास ये पता चल गया कि गांव के अंदर प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन है। और कितनी प्रोडक्शन है, अगर इसका आपको इसकी सच्चाई अगर आपको जाननी है तो यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाइए। यूनाइटेड नेशंस में हर देश की इकोनॉमी के बारे में वहाँ डिटेल्स दी हुई है। 1947 में ये लोग बोलते हैं कि भारत आज़ाद हुआ। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। ये बोलते हैं ना भारत आज़ाद हुआ, आपने भी यही सुना ना, भारत आज़ाद हुआ है ना, आपने भी यही सुना। और हमने पूछा सरकार से कि भारत आज़ाद हुआ, वो आज़ाद होने वाला दस्तावेज प्राउड का विषय होना चाहिए कि शर्म का विषय होना चाहिए? भाई आज़ाद हुए हम, प्राउड फीलिंग होना है, तो उस दस्तावेज को सर्कुलेट करके दुनिया को बताते क्यों नहीं कि ये देखो ये आज़ाद हो गए हम, ये कागज़ है जिससे हम आज़ाद हुए। हमने सरकार से पूछा कि भारत आज़ाद कब हुआ, और जिस दस्तावेज के आधार पर आज़ाद हुआ उस दस्तावेज की कॉपी चाहिए हमको, सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई में। और किससे आज़ाद हुआ, गुलाम कब हुआ था, और किसने अथॉरिटी दी थी गुलाम होने की, ये सर्टिफाई करने वाला कौन था कि किसने गुलाम किया है। ये किसने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो ऑर्डर बनाए, वहाँ से कानून बनेगा और मेरे ऊपर भी वो लागू होगा, ये किसने कहा है? और अभी भी भारत की जो पार्लियामेंट बैठी हुई है, ये पार्लियामेंट अभी भी कानून बना देती है, ये मेरे पे लागू होगा, ये किसने कहा? मैंने कब कंसेंट दी अपनी? मैंने कंसेंट दी क्या? अगर मैंने कंसेंट नहीं दी तो मेरे ऊपर सरकार का कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होता। अगर मैं कंसेंट नहीं देता हूं तो वो तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरी कंसेंट वो मान लेते हैं उसको। वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लाइक अ डिक्लेरेशन, जैसे कि कोई एफिडेविट की तरह से होता है कि मैं इसका ये एक लीगल डॉक्यूमेंट आपको समझना पड़ेगा, लीगैलिटी इसकी समझनी पड़ेगी कि अगर मैं आपको कोई नोटिस भेज देता हूँ, लीगल नोटिस, कि भाई तुमने मेरे से पिछले साल जो है वो 2 लाख रुपया लिया था और मुझे वो 2 लाख रुपया मेरा वापस कर दो,
तो अगर आप उसका जवाब 1 महीने तक नहीं देते हो, 28 दिन तक अगर उसका जवाब नहीं देते हो, तो वो आपकी साइलेंट कंसेंट मानी जाएगी, और उसके बाद वो जो मेरा नोटिस है, लीगल नोटिस, वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। कोर्ट उसको सुनेगी कि इसने ठीक कहा था। अगर ये उस लीगल नोटिस का जवाब किसी वकील के उस पर दे देता है, लीगल नोटिस का जवाब के तौर पर दे देता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, पहले प्रूफ दो मुझे, फिर मुझे सबूत देना पड़ेगा इसको, फिर ये उस सबूत का फिर जवाब देगा। मतलब जब तक वो चलता रहेगा, जैसे ही मैं जवाब देना बंद कर दूंगा तो मैं मान गया उसकी बात, और जब वो जवाब देना बंद कर देगा तो वो मान गया मेरी बात, सामने वाला बंद कर देगा, तो वो उसको साइलेंट कंसेंट बोलेंगे। तो अब किसने हमको गुलाम होने वाला दस्तावेज भेजा, किसने हमको सुनाया, वो हमको सुनाने के बाद भी चुप रहे हम, ये कौन साबित करेगा? तो ये बात कहना कि भारत गुलाम था, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूलों के अंदर हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। पूरा हिस्ट्री मैनिपुलेटेड, पूरा हिस्ट्री मैनिपुलेटेड, टोटल अपने हिसाब से राजा ने बनाया हुआ। अभी भी राजा बना रहा है, अभी का राजा भी हिस्ट्री अभी की जो लिख रहा है, अखबारों में जो छप रहा है, वो सारा झूठ छप रहा है। सबको मालूम है ना, मीडिया सारा का सारा बिकाऊ चल रहा है। तो जब वो झूठ छप रहा है, तो आज से 50 साल बाद जो हमारे बच्चे जब बूढ़े बड़े हो जाएंगे, यानी जो बच्चा आज 1 साल का है वो आज 50 साल बाद 51 ईयर का होगा, तो उसके भी पोता पोती होंगे। वो जब अखबार में पढ़ेंगे तो 50 साल बाद हम लोग जिंदा अगर बचे मान लो, तो हम 80 के 90 के 100 के हो जाएंगे। और अगर हम बोलते हैं तो हम अपने पोता को बोलेंगे कि बेटा ये अखबार में सब झूठ लिखा हुआ है, और बोलेंगे बूढ़ा पागल हो गया है। अभी तो यही कर रहा है ना, अभी का जो बच्चा है वो हमारे बूढ़े को क्या बोल रहा है कि दिमाग खराब है इसका, इसको अकल ही नहीं है, तुम्हें क्या पता आज की टेक्नोलॉजी का। वो ऐसे बोलता ना, तो अरे दादा तुम्हारा टाइम और था, अरे दादा तुम दूसरे टाइम के लोग हो, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। क्योंकि आपको पहली लाइन में से टुडे इज द डे ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको फिर आज से 20 साल पहले ऐसे लिखवाए गए थे और उसमें रट्टा मरवाया गया है। ऐसे कभी रट्टे नहीं मरवाए जाते, लेकिन रट्टा मरवाया जाता है कि तुमको यही लिखना है कि भाई जिस चीज़ का फायदा होना है उसका नुकसान भी होता है, या जिसका नुकसान है उसका कोई तो फायदा होता होगा। तो सवाल पूछेंगे फिर अब कोई तो फायदा होता होगा, फिर हम बताएंगे कि चलिए बताइए। देखो ओवरऑल फ़ायदा फिर मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ और फिर आज फिर बता रहा हूँ। अगर वो चीज सच है तो सिर्फ फायदा होगा। गॉट इट? अगर वो सत्य है, अगर वो ट्रुथ है तो सबका फायदा होगा। और अगर वो एक हिस्से का फायदा कर रहा है और एक हिस्से का नुकसान कर रहा है तो वो सच नहीं हो सकता। 100 में से 99 का फायदा कर रहा है और 1 का भी नुकसान कर रहा है तो अभी उसमें झूठ आ गया इसका मतलब। तो हमारा जो टारगेट क्या है वो ट्रुथ सीकिंग है कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से उस 1 का नुकसान हो रहा है, वो भी निकालो ना, क्यों हो रहा है उसका। क्या वो जो 1 है जिसका नुकसान हो रहा है, क्या वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स नहीं है? क्या वो पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस नहीं है? क्या वो लिविंग बीइंग नहीं है? नॉन लिविंग बीइंग वो क्या नहीं है? नॉन लिविंग बीइंग को भी आप नॉन लिविंग बीइंग कैसे कहते हैं? आप पहाड़ को नॉन लिविंग कैसे कह सकते हो? आप पत्थर को नॉन लिविंग कैसे कह सकते हो? नॉन लिविंग चीज़ें फिर तो यूज़ होने की होनी नहीं चाहिए ना। वो तो आपके लिवलीहुड के लिए यूज़ हो रहा है तो वो यूज़ हो रहा है, देयर इज सम यूज़ उसका। तो किसी का भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, पत्थर है, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, पानी है, समंदर है, किसी का भी इतना सा भी नुकसान होता है तो वो झूठ है और झूठ पर लगाम लगनी चाहिए। द क्वेश्चन इज दिस। तो गांव इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि उसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा। अगर किसी के घर में 20 भैंसें हैं, देखना अब इसको समझना, उसके घर में 20 भैंस हैं और रहने वाले 5 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं, तो इतना दूध होगा कि उनसे वो पिया नहीं जाएगा। तो पुरखों ने नियम बनाया कि दूध बेचना नहीं है। दूध बेचना मतलब पूत बेचना, हमारे वहाँ पर ये कहा जाता है। दूध बेचने को पूत बेचना, बेटे के बेचने के बराबर माना। तो दूध बेचेंगे नहीं तो फिर उस दूध का क्या करेंगे? लस्सी बनाएंगे अगले दिन उसका,
घी बनेगा और लस्सी बनेगा। उस लस्सी का इस्तेमाल क्या होगा, जिनके घर में गाय भैंस नहीं है वो सुबह फ्री में ले जाओ, घी अपना यूज हो जाएगा। जिनके घर में, ऐसा भी तो हो सकता है जिनके घर में कोई नहीं है तो गांव का वो आदमी ले जाओ। दूसरा, अगर दूध आपको लस्सी नहीं बनानी है और आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा लस्सी यूज नहीं होती है, तो आप दूध गाय के या भैंस के थन में ही छोड़ देंगे उसके बच्चे के लिए, क्योंकि उसके चारों थन में जितना दूध है वो असल में तो उसके बच्चे का है। हमें उससे उधार लेना चाहिए कि भाई तुमसे हम उधार ले रहे हैं, हमें हमारे बच्चों के लिए चाहिए, अगर मान लो ले ही रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसमें ना बच्चे का नुकसान, ना भैंस का नुकसान, ना आदमी का नुकसान, ना समाज का नुकसान। वो भैंस या गाय सुबह चरने जंगल जा रही है, जंगल के अंदर दूसरे जीव जंतु हैं वो भी खा रहे हैं, वो दूसरे जीव जंतु फिर आपके खेतों में आके नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन आपने अगर जंगल काट दिया तो फिर आपके खेत में आवारा पशु आके घुस जाएंगे। आवारा पशुओं के लिए तो जंगल होता ही था। अब जब जंगल है वहाँ पर, जब हम जंगल जा रहे हैं, जब हम सुबह लैटरिन करने के लिए 4 बजे उठते हैं तो बाहर जंगल में जा सकते हैं। हमारे वहाँ एक रिवाज होता था, एक होता था, खुरपा होता है एक, मिट्टी खोदने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, उस पेड़ों के आसपास, छोटे छोटे पौधों के आसपास, उस खुरपी बोलते थे। तो वो खुरपी से जाओ, उसमें खड्डा करो, उसमें अपना लैटरिन करो और ऊपर से ढक दो, क्या पोल्यूशन होगा? और जंगल में वहीं पर पानी का गड्ढा है, वहां पर आप वॉश करके आ जाओ, पानी वेस्ट होगा? एक बूंद पानी की वेस्ट नहीं हुई, इतना सा भी पोल्यूशन नहीं हुआ। और मिट्टी बनने में 24 घंटे में वो मिट्टी बनना शुरू हो जाता है, 3 दिन में लैटरिन मिट्टी बन जाएगी, वाप मिट्टी में कन्वर्ट हो गया। तो पोल्यूशन जीरो, बीमारी जीरो। सुबह क्योंकि 4 बजे उठना पड़ेगा, आप दोपहर को 7 बजे नहीं जा सकते ना। जो हम लोग जब 6 बजे उठते थे तो हमारे बड़े वाले कहते हैं दोपहर में उठता है, 6 बजे को दोपहर बोलते थे। आजकल वाले 11 बजे उठते, 12 बजे उठते हैं, जानवरों की तरह सोते रहते हैं, मतलब पड़े रहते हैं, रात को सोना नहीं होता है। उनको खराब करने के लिए ये हथियार पकड़ा दिए, वो मोबाइल जिसको आप लोग बोलते हो, वो पकड़ा दिया उसको बर्बाद करने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि जो बच्चा उसका इस्तेमाल करेगा, वो आर्ग्यूमेंट अगर करेगा तो उसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो बस मैं नहीं करता, मैं तो करता ही नहीं, बस मैं सुनता ही नहीं, उसको सुनना ही नहीं है, बिकॉज उसके पास लॉजिक नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, समझ नहीं है, और उसके पास हिम्मत भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है उसके पास हिम्मत नहीं है, डेयरिंग नहीं है कि वो अपने हाथ से कुछ कर ले। जिसको अपने हाथ से करना आता है वो कभी नहीं डरेगा किसी चीज़ से, लेकिन जिसको अपने हाथ से करना नहीं आता वो डरेगा कि मुझे सब कुछ कराया मिल जाए, मैं बस सुबह 9 बजे उठूँ, ड्यूटी पे जाऊँ, शाम को आ जाऊँ और मेरे को बस पैसे मेरे अकाउंट में जो है मेरा काम चल जाए, बस फालतू नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा डरता है कि यार कौन दूध निकालेगा है, कौन डंगर पालेगा, कौन गोबर साफ करेगा, कौन रोटी बनाएगा है, कौन लात खाएगा उसका, है ना। हाँ, वो बताया उन्होंने आपको बताया। देखिए मैं यही बता रहा हूँ, अभी हम अनसोशल काम में आ गया। देखो कितना कमाल की बात है, नई जनरेशन उसे अनसोशल काम बोल रही है, लेकिन वो पैकेट से दूध पीने को नहीं बोल रही है। और पैकेट वाले दूध की खासियत क्या है मैं आपको बताऊं? है? अरे प्रिजर्वेटिव नहीं, प्रिजर्वेटिव तो मिलता ही मिलता है, उससे तो जो कैंसर होता है वो तो होता ही है। उसके अलावा क्या होता है? आर्टिफिशियल कलर नहीं होता वो। मैं बताता हूँ, हम गए थे एक दूध के बड़ा प्लांट था उसके अंदर, तो वो उसमें वो होता है ना स्ट्रॉबेरी वाला दूध और जैस्मिन के दुपट्टे जैसा कलर का दूध होता है ना, उसमें क्या होता है, मैंने उसको बोला कि यार ये इसमें वो क्यों हिला रहे हो तुम? कहता है इसको ब्लीचिंग कर रहे हैं, इसकी ना दूध की ब्लीचिंग, उसको वाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ब्लीचिंग क्यों कर रहे हो? ये स्ट्रॉबेरी वाला है। बोला स्ट्रॉबेरी वाला नहीं है, वो असल में क्या होता है यार, गाँव में अगर दूध वो भैंस गाय है उनका थन खराब है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं बच्चे के लिए, बच्चा भी नहीं उसको मतलब पीने देते, उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं कि इसको अभी ठीक होने देते हैं, जब भी ठीक हो जाएगा बाद में देख लेंगे। अब बोलते हैं हमारे यहाँ इसमें जो काम करने वाले लड़के हैं ना, वो इतने अकल नहीं है उनको, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो कप लगाते हैं ना दूध सक करने के लिए, सक्शन पंप, वो पंप लगाते हैं ना, तो वो चारों थन पे लगा के चलते हैं, ऐसे चलते हैं। वो नहीं देखते हैं कि धन खराब है, तो उसमें वो पस होती है, ब्लड होता है, बीमारियां होती हैं, वो सारी निचोड़ के वो दूध में इकट्ठा कर देती हैं। अब वहाँ भैंसें होती हैं हजारों की संख्या में,
तो हज़ारों लीटर लाखों लीटर दूध आता है, वो लाखों लीटर दूध सारा उधर जाके वो फिर वो ब्लड है तो वो उसको वो स्ट्रॉबेरी वाला दिखता है, तो उसको फिर वो ब्लीचिंग करते हैं। जो ज़्यादा ब्लीचिंग नहीं हो पाती तो उसमें फिर वो अपना स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाल देते हैं कि चलो लोगों को, इनको क्या पता है कि कौन से वाला क्या रंग है, असली रंग है कि नकली रंग है। ठीक है, और फिर हम वो पैकेट वाला दूध बड़ा शान से पीते हैं। अभी तो हम तो इस दूध, ये दूध पीता है इंडिया, वो दूध पीता है इंडिया। टोन करे हुए दूध पीता है। अगर आपका बच्चे को आपने प्योर रखा है ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा ये यशस्वी है ना, इसको, ये हमारा लेबोरेटरी टेस्ट था हमारे घर में। मतलब हम दूधिये से दूध लेते थे ना, तो जो दूध, अब शहर में रहते हैं तो दूधिये से लेना पड़ेगा, पैकेट का तो हम नहीं लाएंगे। तो दूधिये को जो दूध लिया उसकी एक घूंट हम इसको पिला के देखते थे, ये ऐसा कर दे तो भाई नहीं, ये पास नहीं है, क्योंकि ये इसने अपनी दादी के हाथ का प्योर पिया हुआ था गाँव में, बिना केमिकल का, बिना बिनोले, वो मतलब खेत का ही सारा कुछ यूज़ करते होते थे हम लोग। तो इसको प्योर दूध का टेस्ट मालूम था। तो ये ना कभी पैकेट का पिया इसने, ना कभी ख़राब दूध पिया इसने, इसको मालूम था ये दूध पहली घूंट पे नहीं, अच्छा नहीं है, तो भाई ठीक है, रिजेक्टेड है। हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे वाले बच्चों को तो पहले दिन से पता ही नहीं है ना प्योर और मतलब ख़राब दूध का क्या मतलब है। अब जैसे आपने बोला, आपको तो बचपन से ही बताया गया ना कि ये नॉन सोशल जॉब है, ये सोशल जॉब नहीं है, क्योंकि वाइट कॉलर जॉब को बढ़िया जॉब बोला कि जो मतलब सोफिस्टिकेटेड से कपड़े पहन के जाएं, कोट पैंट पहन के जाएं। वो क्यों सिखाया गया? क्योंकि वो नर्सरी क्लास में ना आपके बच्चों को सीबीएसई के स्कूल के अंदर एक किताब आता है, कायदा आता है, उसमें आता है ना कौन फार्मर है, कौन वो है आपका बच्चा है नहीं है, तो अभी किसी बच्चे को पड़ोस में दिखाना। देश में एक तड़ीपार है, काफ़ी मशहूर है, वो पता है ना आप लोगों को कौन है? तड़ीपार है? तड़ीपार होता है जिसको कोर्ट ने तड़ीपार किया होता है कि तुम शहर में, तुम स्टेट में एंटर नहीं कर सकते। आजकल पुलिस का मालिक है वो, एक ऐसा क्रिमिनल जिसको कोर्ट ने कहा था कि तुम स्टेट के लिए खतरनाक हो, तो तुम्हारा स्टेट में एंट्री बैन है। वो उसी के रास्ते, उसी के साथ मिल गया है। तो आप उस, मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप अपने अगर बंगाल के किसी बड़े गुंडे की फोटो एक उस पर किताब पे चिपका देना, कोट पैंट पहना के, और उस बच्चे के पापा की फोटो है, हाँ, और उसके उस बच्चे के पापा की फोटो लगा दो आप किसान की ड्रेस में, और उस बच्चे से पूछो जेंटलमैन कौन है, तो वो अपने बाप को कभी जेंटलमैन नहीं बोलेगा, क्योंकि उस बच्चे को जेंटलमैन कपड़ों से सिखाया गया है, ना कि उसके कर्म से। और यही सबसे बड़ी भूल है हमारी, सबसे बड़ी भूल है। हमने जब बोला अगर आपको बहुत सारे साफ सुथरे कपड़े रखने हैं तो आपको बहुत से कपड़े खरीदने पड़ेंगे, उतने कपड़े जितने आपको ज़रूरत भी नहीं है। मतलब मैं तो अपने से कैलकुलेशन कर सकता हूँ, अपने और अपने सर्कल से कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि हमारे पास ऐसे बहुत से कपड़े अभी भी हमारी अलमारी में रखे होंगे जो हमें पहने हुए बहुत दिन हो गए, जो हम पहनते भी नहीं है, लेकिन पता नहीं किस उम्मीद में रखें कि पता नहीं कब पहनेंगे, है कि नहीं? मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा हमने संग्रह किया हुआ है। वो जिसको अनसोशल काम करने वाला आदमी बोलते हो, वो केवल उतने ही कपड़े खरीदता है जितने उसे ज़रूरत है। जब उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने का समय आता है, वो कोई खास ओकेजन है, घर में कोई शादी ब्याह का ऐसा माहौल है, तो उस मौके के लिए उसने 1-2 जोड़ी मैक्सिमम रखा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं रखा हुआ। वो उसको रेगुलर नहीं पहन, रेगुलर पहनने के लिए उसने एक ही रंग को पहने के, वो कहते हैं सफ़ेद पहनना शुरू कर दो, आपके पास एक जोड़ी है कि 2, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन रंग बिरंगे पहनना शुरू करोगे तो फिर अब रंग बिरंगे कॉटन में नहीं चलेंगे, तो दूसरे कपड़ा लेना पड़ेगा। दूसरा कपड़ा क्या करता है? आपकी सेहत को ख़राब करता है। आपको मालूम है ये जो पैंट है, ये असल में आपकी हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक है? हाँ,
सेशन अलग लेंगे इसका जब हेल्थ वाले पार्ट पे आएंगे। मतलब हमारे स्टेट में हमारे भारत में इसकी खासियत क्या है, मौसम के हिसाब से पहनावा है। जहाँ का जैसा मौसम है उसके हिसाब से वहाँ का पहनावा है। हिमाचल का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा पंजाब का अलग, इधर आ जाओगे मध्य प्रदेश अलग, फिर इधर अलग, टोपी भी अलग टाइप की है। तो इतना साइंटिफिक है ये। अब उन्होंने कहा कि जब तक ये अपने पहनावे को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये हमारे रंग में नहीं रंगेंगे, और जब तक ये हमारे रंग में नहीं रंगेंगे तब तक हम इनके काम को गाली देना शुरू नहीं कर सकते। जब ये अपने मम्मी पापा को गाली देंगे तभी तो हम इसके मम्मी पापा को गाली दे पाएंगे। तो पहले इन्होंने फिल्मों के जरिए ऐसी फिल्में बनाई जिसमें बच्चा कॉलेज में जा रहा है, बल्कि उससे भी पहले इन्होंने ऐसी माहौल बनाया कि गांव का एक बच्चा शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए, और वहीं से उसे पैकेज मिल गया और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया बीटेक करके, और उस प्रोसेस में उसका बड़ा पैकेज लग गया। तो फिर गांव में चर्चा होने लगी कि यार फलाने का बेटा को इतने का पैकेज मिल गया, तो अब मुझे भी गांव छोड़ना है भाई। सबकी कोशिश हो जाएगी गांव छोड़ के भाग, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, तो उनको लगा ज़िंदगी आसान हो गई। और फिर क्या हो गया कि वो जो बंदा जिसकी ज़िंदगी आसान हुई, हमने कहा, वो सब जोर लगाने लगे अपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब पढ़ाने के लिए जोर लगाया तो हर बंदे ने अपनी औलाद को बोला कि बेटा डंगरों को पानी मैं पिला लूँगा, तू तो पढ़ ले, खेत में काम मैं कर लूँगा, तू तो पढ़ ले, रोटी मैं बना लूँगी बेटी, तू तो पढ़ ले, सफाई मैं कर दूँगी, तू पढ़ ले। यानी जो काम अपने काम थे, अपने कपड़े धोना, अपना साफ सफाई करना, अपना बिस्तर लगाना, अपना काम को उन्होंने कहा ये मैं करूँगी, तुम पढ़ लो। और फिर बच्चे ने सोचा कि सिर्फ पढ़ना ही काम है, बाकी सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसके माँ बाप ने खुद ही कहा है कि ये वाला काम तो पागलों का काम है, ये काम तो बेवकूफ़ों का काम है, इंटेलिजेंट लोगों का काम तो सिर्फ पढ़ने का है। फिर वो सिर्फ पढ़ने बैठ गया। अब पढ़ने के बाद अगर बात करें नौकरी की, तो नौकरी की परसेंटेज मिलेगी 0.01%, तो नॉन नौकरी वाले रहेंगे 99.9%। तो अब वो कहेंगे फिर कहीं भी दिला दो, क्योंकि वो कहेंगे एक्सपीरियंस तो होएगा ही, चलो कुछ ही लगा लो, मतलब किधर भी लगा लो। फिर वो इस लेवल पे चले गए कि अपने ही गांव में ATM लगा हुआ है तो उसकी चौकीदारी भी करने को तैयार है। फिर वो इस लेवल पे आ गए। अब वो इसका मतलब पढ़ने के लिए जब गांव से निकला तो फिर एक मूवी में दिखाया कि कॉलेज में बच्चा अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहा है, कैंटीन में बैठा, और उसका बाप अपने बेटे से प्रेम से मिलने जाता है। तो उसका बाप क्योंकि किसान था तो अपने धोती कुर्ता में था, तो वो उसको देख के ही उसे शर्म आने लगती है, और वो अपने दोस्त उसके पूछते हैं ये कौन था, तुम्हारा पिताजी? ना 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 ना, ये तो हमारे घर का नौकर है। देखे होगे ना सबने ये फिल्म इस टाइप की, सबने देखी है टोटली। वो नए बच्चों को ऐसा बिहेव करने के लिए तैयार करते हैं। आप देखना जिनका बच्चा आजकल कार्टून ज्यादा देखता है ना, जो कार्टूनों में रहता है, वो अपने मम्मी पापा से कैसे बात करेगा? बस क्या मम्मी आप तो दिमाग खराब कर देते हो मेरा, मुझे नहीं करना है ये। जैसे कार्टून्स में जिस तरह के डायलॉग बोले जाते हैं बिल्कुल डिट्टो वैसे ही बोलते हैं। यानी टीवी बेसिकली आपके बिहेवियर को डिजाइन कर रहा है। तो आपको फिर ये पहले माँ बाप ने ही आपको भगाया था इस काम से, फिर उसने सिस्टम ने भगा दिया। अब आप वापस गांव की तरफ जाते हुए डरते हो। लेकिन कमाल की बात क्या है, सोचा आपने कभी कि अब पता चलता है कि गैस की रोटी खाने से तो गैस्ट्रिक बनती है एक पेट में। अब पता चल रहा है कि खड़े होकर खाना बनाने से तो यूट्रस कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो नीचे बैठ के जो खाना बनाती थी हमारी औरतें वो तो बढ़िया थी। अभी सरकार प्रमोट कर रही है कि हमने धुएं से निजात दिला दी इतनी करोड़ औरतों को गैस सिलेंडर देकर। अभी पता चल रहा है कि जब वो धुएं में काम करती थी तो उस टाइम उनकी आंखें गीली रहती थी, जिसकी वजह से वो आंखें कभी खराब नहीं होती थी। तो मैंने कभी किसी बुजुर्ग लेडी को चश्मा लगा देखा ही नहीं। जो धुएं में काम करती थी तब तो चश्मे लगते नहीं थे, तब तो आंखें किसी की खराब नहीं थी। ये मोतियाबिंद आंखों का है क्या, ग्लूकोमा,
ड्राई हो जाना, हाँ, आंखों का ड्राई हो जाना। और ये सारी बीमारियां कब हुई? जब से स्क्रीन आई और जब से गैस आई। क्योंकि जब आप काम करते हो तो आप नेचुरली आंखें ब्लिंक करते हो, लेकिन जब आप टीवी देखते हो, स्पेशली जब आप पास से देखते हो या गेम खेलते हो, तो आप ऐसे देखते हो। कभी बच्चे को देखना आप, वो ब्लिंक ही नहीं करता है, वो मिस नहीं करना चाहता उस मोमेंट को, तो ब्लिंक नहीं करेगा। तो वो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, गैस, अभी जंगल है तो आपके पास लकड़ियों की कमी नहीं है, घर में पशु है तो आपके पास उपलों की कमी नहीं है, लेकिन गैस अगर बंद कर दे, सोचो आप शहर से अब गांव की तरफ चलते हैं, अगर शहर में गैस बंद कर दे सरकार, तो आपके पास ईंधन रूप में क्या है? और कानून बना दे कि तुम लकड़ी जलाओगे तो तुमको इतना जुर्माना लगेगा क्योंकि ये पोल्यूशन फैलता है। देन व्हाट नेक्स्ट? पैकेट फूड देंगे, और पैकेट फूड में प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव मतलब कैंसर। अभी तो ये भी पता चला था ना, मैकडोनल्ड का पता चला था आप लोगों को ना, उसमें क्या क्या मिलाते हैं वो, है ना। और कई तो कंपनियां ऐसी हैं, नाम लूंगा तो वो मुकदमा कर देंगे, ले ही दिया वैसे मैंने, लेकिन कई तो कंपनियां ऐसी हैं जो ह्यूमन मीट मिलाते हैं उसके अंदर, आदमी का मांस, बच्चों का, हाँ, बच्चों का मांस या कीड़े, इंसेक्ट प्रोटीन्स, और वो मिला के खिलाते हैं। अब मज़ा क्या है कि जो आपने कभी अगर टाइगर के बारे में, इधर आपके यहाँ तो टाइगर खूब मिलता है बंगाल में, आदमखोर अगर कोई हो जाए, अगर मैन ईटिंग हो जाए, तो वो फिर दूसरे जानवर को नहीं खाता है। आदमी का मांस मीठा लगता है उसको। तो जो खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, पैक्ड फूड हैं, उनमें जिस फूड में वो छोटे बच्चों का वो मिला देंगे, काट के उसको भून के उसका पाउडर, वो हमको टेस्टी लगेगा, तो वो बच्चा फिर दूसरा प्रोडक्ट नहीं खाएगा, दूसरी कंपनी का पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, दूसरी कंपनी का बर्गर नहीं खाएगा, उसी का खाएगा, वही टेस्टी लगता है। आपके टेस्ट बड्स जो हैं, चारों तरफ तो यही चीज है, बचेंगे। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़्यादा क्या है, हम कह रहे हैं सच क्या है। ज़्यादा की तरफ सोचना होता फिर तो हम उन्हीं की तरह सोच रहे होते और उन्हीं की तरह बोल रहे होते, फिर तो उन्हीं में एडजस्ट होने की बात कर, फिर हमको क्रांतिकारी, रिबेलियन, सरकार के विरोधी क्यों कहता कोई? अभी मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन पे, और करनी पड़ रही है मुझे इन व्यवस्थाओं पे, है ना। और ये इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जब आप अपने इस एजुकेशन के थ्रू जब आप अपने गांव को सेल्फ सस्टेन्ड बनाने चलोगे, तो आपको पता लगना चाहिए कि जो आपके चारों तरफ में जो कानून बनाने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो बनाई गई हैं कि आपका गांव बर्बाद होकर के शहरों में शिफ्ट हो जाए, बनाई गई हैं। तो जब आप वापस गांव में शिफ्ट होने के लिए जाओगे, तो इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा कि आपको सरकार के खिलाफ लठ उठा के खड़ा होना पड़ेगा कि तू गांव में घुसकर दिखा। पीपीपी मॉडल का जवाब है, ये बता रहा हूं मैं आपको। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरी गांव की अगर हमारी डिमांड यह है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला हम करेंगे, हमारा पानी पे कंट्रोल तुम्हारा नहीं होगा, हमारे गैस पे कंट्रोल तुम, जंगल पे, अगर जंगल हमारे पास है, हमें तुम्हारी गैस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, हमको नहीं लेना तुम्हारे को, जंगल है ना हमारे पास। जमीन अगर हमारे पास है, तो जमीन है तो हमारे पास सब कुछ है, अपना कपड़ा बना लेंगे, अपना चमड़ा बना लेंगे, अपने बर्तन बना लेंगे, अपनी बाल्टी बना लेंगे, अपना सब बना लेंगे, नहीं तुम्हारी जरूरत है। और जानवर अगर हमारे पास है तो खाने पीने की किसी चीज की कमी हमारे पास नहीं है। न्यूट्रिशन अपना पूरा, जंगल में से न्यूट्रिशन भी आ जाएगा, दवाइयाँ भी आ जाएंगी, सब आ जाएगा। फिर हमें शहर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नमक के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए भी शहर की ज़रूरत नहीं है। शहर नहीं बनाता नमक, नमक वही बनाता है जहाँ से नमक बनता है, आ जाएगा, नॉट ए बिग डील। हमारे पास इतना सामान होगा। वो मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस दौर को वो गुलामी का दौर बोलते हैं, उस दौर में भी सन 1857 में क्रांति हुई। और क्रांति को कैसे दिखाया जाता है? जैसे गरीब से लोग धोती लुंगी पहने लड़ रहे हैं, ये दिखाया गया ना हम लोगों को फिल्मों के जरिए। उस टाइम पर दुनिया के एक्सपोर्ट का 48% अकेला इंडिया करता था। आज कितना करता है मालूम है? पता है आज कितना एक्सपोर्ट करता है? 0.3% करता है।
देश समृद्ध होता है एक्सपोर्ट करने से, इकोनॉमी बढ़ने से नहीं। जब उसके पास बाहर से चीजें आएंगी, धन जाएगा, धन आएगा। एक्सपोर्ट कौन सी चीज करेगा? जो उसके पास फालतू होगा। फालतू चीज दे के असली चीज मंगाओ जिस चीज की जरूरत है, तभी तो समृद्ध होंगे हम। हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें मंगाना पड़ रहा है, धन दे करके, मेहनत कर करके, सोना दे करके। सोने के बदले जा रहा है सब कुछ, पैसे के बदले नहीं जा रहा कुछ भी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑलरेडी दुनिया के एक्सपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप पर ऑलरेडी थे। अब पूरी दुनिया मिलकर तो 52% एक्सपोर्ट कर रही है और अकेला भारत कर रहा है 48%। तो हम मजबूत हुए कि गरीब हुए? उस टाइम पर, उस मूवमेंट पे 1860 में हम मजबूत हैं कि गरीब हैं? हम मजबूत हैं। कौन आएगा हमारे पास हम गरीब होंगे तो? गरीबों के घर में कौन खाना खाने जाता है भैया? गरीबों के यहां रहने कौन जाता है? अंग्रेज यहां आए थे, यहां कुछ मिलता होगा तो ही आए होंगे, या वो ये कहने आए थे कि नहीं हो तुम तो यार गरीबी में रह रहे हो भारत वालों, तुमको अमीर बना के जाएंगे। हैं? इतने बढ़िया हैं वो, इतने अच्छे लोग हैं कि वो आपको अमीर बनाने आए। लोगों को बोला अंग्रेजों ने डेवलपमेंट कर दिया। क्या डेवलपमेंट किया? बोला रेल पहले अंग्रेजों ने बनाई। रेल की जरूरत क्यों पड़ी हमको? हम तो पहले ही 48% एक्सपोर्ट करते थे। अरे उनको फटाफट ढोना था भैया। इंग्लैंड में वो सारा सोना, कोयला, चांदी, धन जितना पड़ा था, मसाले, चाय, सब जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल था, वो सब कुछ उनको फटाफट बंदरगाह तक लेकर जाना था। उसके लिए वो रेल बनाई थी। अभी भी क्या लगता है आपको? वंदे भारत रेल बनाई है, स्पीड वाली रेल बनाई है। अभी तो लोग, दुनिया को तो ये दिखाई देता है कि स्पीड वाली रेल बनी है, अलग से पटरी बना दी उसकी जिस पे वो चलती है, क्योंकि वो स्पीड से चलती है। अरे किसी की अक्ल काम नहीं कर रही है, वो दिन में सिर्फ एक चलती है और उसके बराबर में 10 मालगाड़ियां चलती हैं, डबल डेकर, बड़े बड़े कंटेनर्स भर भर के, जो सारे उन बंदरगाहों की तरफ चल रहे हैं। लगातार पूरा देश खाली किया जा रहा है इस टाइम पे। और वो अगर इन ट्रैक पे दौड़ रही होती, वो ट्रैक्स अडानी की या बड़ी इंडस्ट्रीज की, अगर नॉर्मल ट्रैक पे दौड़ रही होती तो हमारी सारी ट्रेनें बंद करनी पड़ती। इसलिए पहले उन्होंने अपने लिए अपने रोड बनाए। ये जो भारतमाला का प्रोजेक्ट है, जो बड़े बड़े एलिवेटेड 20-20 फुट के ऊंचे एलिवेटेड हाईवे हैं, ये उनका सामान ढोने के लिए हैं, ये हमारे लिए नहीं है मेरे भाई। हम तो चलेंगे तो टैक्स दिए बिना तो एंट्री नहीं है। पहले वो डंडा सा लेके खड़े हो जाते हैं, पहले एंट्री कराओ, कहां से चढ़े हो, और फिर उसके बाद जहां से उतरोगे पैसे देके उतरना, जितने किलोमीटर चले उतना पैसा। और अभी तो गडकरी साहब बोल रहे हैं, अरे चिंता मत करो, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होते ही जीपीएस चालू हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट होते ही टैक्स चालू हो जाएगा। तुमने जैसे गाड़ी बंद करी, गली में चक्कर काट के आओगे तो भी घर रुकते ही पैसा कटेगा खाते में से। अभी तो रुको, जीपीएस बेस्ड गाड़ियां आ रही है ना। यानी कि शहर की जरूरत किस लिए थी कि गांव से जो एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ वो आकर के शहर में स्टोर हुआ। जो शहर में रह रहे हैं, फिर जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, वो ट्रेडर्स फिर अपने मतलब का रख लेंगे जितना उनको चाहिए, और जो बाकी बचेगा उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करके उसका प्रॉफिट उस आदमी तक पहुंचाएंगे, अपना हिस्सा रख के, जिस आदमी को का वो राशन पानी था। तो उससे क्या होगा? किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा है। उसके पास अपने रास्ते हैं, ट्रेडर के पास अपना सामान ढोने के लिए। अब ये तो हो गया पार्ट एक। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि क्या भारत की इकोनॉमी इसी लेवल पर थी? अभी कह रहे हैं कि वो टॉप इकोनॉमीज में से एक है। 1860 का इंडेक्स उठा के फिर देखो यूनाइटेड नेशन का, इंडिया, भारत दुनिया की टॉप 2 इकोनॉमीज में आता है। या तो पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है। और ना केवल 1860 में, 1870 तक, 1880 तक, 1890 तक, 90s तक, जब तक भारत से अंग्रेज गए नहीं तब तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत रहा। और जैसे ही अंग्रेज गए 1947 में, 14 अगस्त 1947 को भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में आता है, और 16 अगस्त को भारत टॉप 10 में भी नहीं है। पता है आपको ये बात है? और ये किसी को नहीं आइडिया है। देख लो क्या हो गया,
उन्होंने अपना करेंसी बनाया था, जो रानी के जो रुपये बनाए थे वो सोने और चांदी के बनाए थे, और उसका स्टैंडर्ड भी सोना रखा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी, उन्होंने कहा कि तुम अपनी करेंसी छाप लेना अब, कागज़ के नोटों वाली, क्योंकि तब से पहले रिजर्व बैंक बना दिया था, हमारे वाली करेंसी हमको दे दो। वो अपने वाली करेंसी लेकर के निकल गए। उस करेंसी को अगर सोने में तब्दील कर दें तो वो बनता है लगभग 4.25 लाख मीट्रिक टन सोना, टनों में। मतलब रेलगाड़ियों में भर के सोना गया था, और भारत के हाथ में रह गए कागज के नोट, जिनके लिए फिर हमने अपने परिवारों को धोखा देना शुरू किया, जिनके लिए हमने लड़ना शुरू किया। असली धन वो ले गए, बाकी धन बचा फिर हमारे देश के लोगों के पास। पशुधन बचा, ज़मीन बची, परिवार बचा, खुशहाली बची, हेल्थ बची। उन्होंने फिर कमा लिया, वो फिर बन गए ऐसे ही, फिर ऐसा ही हालत पे। तो उन्होंने देखा जब तक ये गांव वाले जिंदा हैं, जब तक गांव जिंदा है, जब तक गांव के पास अपनी जमीन है, जब तक गांव के पास अपना जंगल है, जब तक गांव के पास अपना जानवर है, और जब तक गांव के पास अपना पानी है, तब तक ये कंट्रोल नहीं होंगे। और आपको एक बात बता दूं, आपने अपने पुरखों से, अपने पीढ़ियों में, पूरे भारत में, पूरे बांग्लादेश में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे भूटान में, पूरे नेपाल में, जिस एरिया को ये लोग पहले हमारा अखंड भारत, पूरे अफगानिस्तान में, कहीं से लेकर कहीं तक आप पूछ लेना, किसी भी गांव में कभी कोई अंग्रेज नहीं आता था। गांव फ्री थे, जिसको वो गुलामी कहते हैं। उस दौर में भी अगर कोई चीज फ्री थी तो केवल गांव थे, क्योंकि गांव के किसी आदमी को अंग्रेजों से कुछ लेना था ही नहीं, और पूरा गांव संगठित था। एक आदमी ने जो कह दिया, कबीले के सरदार ने जो कह दिया, जो गांव का सरपंच प्रधान जिसको बोलते हैं, वो कबीले का सरदार है, और कबीले के सरदार ने जो कह दिया तो सारा कबीला फिर मरने कटने को तैयार है। और उनको पता है कि ये लोगों को साथ पंगा मत लो, तो उन्होंने हमको छोड़ दिया था। जो ट्राइबल लोगों के लिए अलग से कानून बने हैं वो क्या हैं, अगर इसकी डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि गांव भी कबीला है। गांव के पास अपना जंगल है, अपनी जमीन है, अपने जानवर हैं, और गांव अपनी ही व्यवस्था में रहता है। तो गांव के ऊपर भी आईपीसी नहीं लगती है जब तक गांव का व्यक्ति सरकार से कोई बेनिफिट नहीं लेता। इसीलिए उन्होंने ये बेनिफिट देने शुरू किए कि आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया। स्कूल तो गांव वालों ने बनाया हुआ है अपनी जमीन देकर। आप अपने गांव वालों से पता करो, आपके गांव की जमीन है वो, आपके गांव के लोगों ने डोनेशन दे के बनाई थी, आपके गांव के लोगों की मेहनत लगी है। सरकार का कुछ नहीं है जिसको सरकारी स्कूल बोलते हो आप, वो गांव का स्कूल है, वो गांव की जमीन पर गांव के लोगों ने बनाया हुआ है। सरकार ने तो फिर बाद में पैसे दे देकर, टीचर्स भेज करके अपने उन जमीनों पे ऊपर कब्जा करना शुरू किया, और पैदा होते ही से लेकर मरने तक हर आदमी को कुछ भीख देनी शुरू करी, जिसको स्टाइफंड, किसी को स्कॉलरशिप, किसी को पेंशन बोलते हैं। वो भीख है असल में, ताकि आदमी का जमीर गिरा रहे, ताकि आदमी मरा रहे, उसकी आत्मा, क्योंकि जिसको भी फ्री में कुछ मिल जाएगा उसकी आत्मा मर गई समझो। वो समाज के किसी काम का नहीं, वो कबाड़ है, मतलब समाज पे बोझ है वो। यानी जिसने कुछ भी फ्री का ले लिया तो, और वो फिर पता है, अब कबाड़ तो विरोध कभी करेगा नहीं ना। कबाड़ का तो क्या है, हवा आई उधर ही बह चलेगा, कह देगा भाई ज्यादातर लोग जिधर जा रहे हैं चलते हैं, क्या जरूरत है विद्रोह करने की। जो सॉलिड चीज है वही तो टिकेगी ना, और जितनी सॉलिड होगी, जिसकी जड़ें जितनी गहरी में होंगी, उसी को उतना बड़ा तूफान भी नहीं हिला पाएगा। जड़ों को काटना जरूरी है तो शहरों को बसाना जरूरी है, और गांवों को उजाड़ना जरूरी है उनके हिसाब से। और अगर हमको अपना जड़ बचानी है, अपने बच्चे बचाने हैं, तो गांव बचाना पड़ेगा, समझे ना। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो गांव बचाना है तो गांव को प्रोडक्शन पे लेके आना पड़ेगा। प्रोडक्शन पे लेके आना था तो गांव के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। गांव के लोगों की सोच बदलने के लिए समय चाहिए। अब मैं आप लोगों के लिए बंगाल में चौथी विजिट है मेरी, अब 4 दिन के लिए आया हूं। अब इस्तेमाल करिए जितना करा जाता है। आपने कितना टाइम दिया है इस दौरान बीच में समाज को, गांव को समझाने के लिए? 0।
तो कैसे सोच बदलेगी भाई? अभी कल आपने क्या बोला रात को, दिमाग कदई बन गया, दिमाग तो खराब हो गया, दिमाग तो पलट गया, चीज़ें खराब लगने, सब वेस्टेज लग रहा है, सब खराब, पता लग रहा है कि ज़िंदगी जितनी जिए सब वेस्टेज है। आप तो कम से कम ठीक है, अभी 70-70 साल के लोग ऐसे हैं जिनको अब पूछूं ना मैं लिख करके अपनी ज़िंदगी के अचीवमेंट बताओ तो लिखने को कुछ भी नहीं है उनके पास, जीरो। जिस चीज़ के लिए दोस्तों से धोखा किया, जिस चीज़ के लिए सब किया, वो सब करके अब आज वो आ गई, अब उसको एंजॉय करने लायक नहीं है। शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, परिवार में 24 घंटे कलेश रहता है, बेटा बात करके राजी नहीं है, बहू मतलब ताने मारती है, पत्नी कहती है तूने इनके चक्कर में मेरे से भी कभी टाइम नहीं दिया, अब तू भी भाड़ में जा। तो घर में कुछ है ही नहीं, तो किसके लिए कमाया? फिर तो ये जो पंखों की कंपनी है, बिजली कंपनी है, पेट्रोल कंपनी है, गाड़ी की कंपनी है, जूते की कंपनी है, कपड़ों की कंपनी है, फिर तो कंपनियों के लिए कमाया, ब्रांडेड आइटम्स के लिए कमा रहे हो हम। तो अपने लिए तो कमा ही नहीं रहे ना, अपने लिए समय नहीं, अपने परिवार के लिए समय नहीं, अपनी सेहत के लिए समय नहीं, शरीर के लिए समय नहीं, जमीन के लिए कोई समय नहीं, अपनी आत्मा को बचाने के लिए कोई समय नहीं। और जिसके पास अपने लिए समय नहीं, जो अपना नहीं वो किसी का नहीं हो सकता, है कि नहीं? और मेरे को एक साथी एक बोला था, अंकल जी कह रहे थे, बोला तुम अपने शरीर पर कितना समय देते हो? मैं कहा मैं तो नहीं दे पाता। बोला जब तू अपना ही नहीं है तो किसका होएगा, फिर तो देश का कैसे करेगा? मैंने कहा बात तो आपने ठीक कही है, तो मेरा तो बॉडी क्लॉक सारा खराब हुआ पड़ा। अब मैं ये कह दूं अपने बॉडी को, या मैं प्रण ले लूं कि मैं सुबह 3 बजे 4 बजे एक्सरसाइज पक्का किया करूंगा, तो 3 बजे क्या पता मैं फ्लाइट में हूं, है? अब मैं ये भी नहीं कह सकता, तो फिर मैं तो यही कहता हूँ जिस टाइम भी समय मिलता है मैं तो तभी कर लेता हूँ। हाँ, छोटे नेगेटिविटी छोड़ना जानता हूँ, इसीलिए बचा हुआ हूँ, वरना कोई 24 घंटे काम करके नहीं बच सकता भाई जिंदा, और हेल्दी भी, मतलब बीमार भी ना पड़े, हैं? वो एडवांस कोर्स में ये एडवांस कोर्स में आएगा इतने में इतना ही मिलेगा। जितना हम अपने ऊपर काम करते जाएंगे, जितना हम कनेक्ट होते जाएंगे, उतना चीज़ों को एक दूसरे से लेते जाएंगे। जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो लेते जाओ, जो जो छोड़ने की हैं वो छोड़ते जाओ, यही तो करना है।